CEO फाउंडर मनीवर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ गई हैं। निसरीन, धन्यवाद, काफ़ी लंबा इंतज़ार किया आपने शुरुआत होने का, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। आइए शुरुआत करते हैं रविंद्र रावत के सवाल के साथ। रावत जी नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या हालचाल सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। जी, हालचाल ठीक सब आपके? हाँ जी, सब बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू अपना सवाल हमें भेजा। रविंद्र, आपकी उम्र 27 साल की है और आपने कुछ फंड्स में निवेश किया हुआ है 2020 से। मैं फंड्स के नाम पर देती हूँ, आप चेक कर लीजिए क्या यही फंड्स हैं। एक्सिस ब्लू चिप है आपके पास, कोटक फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, कैनरा बैंक का भी स्मॉल कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास। 11,000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं। कब तक करना चाहते हैं आप रविंद्र SIP? मैम 15 साल तक का मैंने सोचा है कि कम से कम 15 साल तक तो करूं। ओके, कोई खास वजह केवल स्मॉल कैप्स को इकट्ठा किया है? मैम मैं एक्चुअली ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स में ज्यादा फोकस था मेरा। मतलब फोकस ये था कि मैं जितना ज्यादा हो सके मतलब प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा रहता है तो इस वजह से जोखिम भी ज्यादा रहता है, उससे आप परिचित हैं? हाँ जी, वो तो है। चलिए, तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्या मैं ऐसा मान सकती हूँ? हाँ जी मैम, अभी फिलहाल तो मेरा रिस्क एपेटाइट है इतना। ओके, परफॉर्मेंस से खुश हैं सभी स्मॉल कैप फंड से? हाँ जी मैम। ओके, रणनीति में तो बदलाव होगा थोड़ा, क्योंकि भले ही आपको स्मॉल कैप में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, फिलहाल मुनाफा अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक सीमित दायरे तक ही आपको मुनाफा होगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अगर ये इतना अच्छा चलते हैं तो अच्छे से गिरते भी हैं। देखिए, आपके पोर्टफोलियो को संतुलित बनाना जो है एक अप्रोच होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको अपनानी होगी। भले ही आप 27 साल के हैं, 15 साल तक का आपके पास समय है, रिस्क भी आप अच्छा खासा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतने सारे स्मॉल कैप फंड होना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है। बेहतर आपको निसरीन समझाएंगी। मुझे ये बात जाननी है आपसे, 15 साल में कोई खास कॉर्पस है जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं? हाँ जी मैम, 5 to 6 करोड़ का मैंने टारगेट रखा है। तो हर महीने, जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो सोच रहा हूँ कि हर महीने जैसे मतलब हर साल में 10% उसमें इंक्रीज करूँ। आप बढ़ाएंगे? चलिए, हाँ जी, ठीक है, चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो निसरीन, मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल हमारे लिए नए नहीं हैं शो में। बहुत दर्शक सवाल ये भेजते हैं जहां पर केवल पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप ही स्मॉल कैप होते हैं। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से इन्होंने एक ब्लू चिप भी रखा है और एक फ्लेक्सी कैप भी रखा है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही बेसिक सा रूल है जो हर किसी को फॉलो करना होता है। रविंद्र के लिए अच्छी बात यह है कि ये कम उम्र के हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस रविंद्र उस बात के लिए भी आपको, और इन्होंने अहमियत समझ ली, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी कर ली है। लेकिन ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है तो क्या ज़्यादा एक्सपोजर होना चाहिए स्मॉल कैप में? निसरीन, क्या कहेंगे? बेसिकली उनके पास 3 स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रूबिको स्मॉल कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप। तीनों फंड्स काफी अच्छे हैं उनकी इसकी परफॉर्मेंस, लेकिन एसेट एलोकेशन के जरिए 11,000 SIP है, तो मेरे ख्याल से आपको 4 कैटेगरीज ही सिलेक्ट करनी चाहिए। शायद एक स्मॉल या मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप एंड ऑल्सो एक मल्टी एसेट जैसा कैटेगरी जो आपको शॉर्टर टर्म में लिक्विडिटी दे सके और ऑल्सो डबल अप कर सके एज एन इमरजेंसी फंड। सो यही 4 आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। स्मॉल कैप में आपकी एसेट एलोकेशन 25% होनी चाहिए। 30 to 40% आप इधर लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप में आप सिलेक्ट कीजिए। अबाउट 20-25% आप एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में सिलेक्ट कीजिए एंड द बैलेंस आप एक मल्टी एसेट फंड सिलेक्ट कीजिए जो आपको शॉर्टर टर्म में कुछ लिक्विडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी दे। बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम आप सोच नहीं सकते हो कि आपकी क्या इमरजेंसी हो सकती है, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना लिक्विडिटी के जरिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल जो आप कर रहे हो वो सब फंड्स अच्छे हैं, कुछ चेंज नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन आप 4 कैटेगरीज में थोड़ा शॉर्टन करें आपका पोर्टफोलियो। रादर आप 11,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2,000 and say 4 funds and then maybe 3,000 लार्ज कैप फंड में जो आप आपने सिलेक्ट किया है एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो थोड़ा आपकी एसेट एलोकेशन को आप सेम रख के नंबर ऑफ फोलियोज को आप रिड्यूस करें। जो आप कह रहे थे कि आप
इच्छा, आपकी इच्छा है कि आप स्टेप अप करें आपकी एसआईपी को, तो इवन आप 10% आप एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं, तो वो अच्छी बात होगी। 15 साल में हम 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे कैलकुलेट करें तो आपकी कॉर्पस होंगी 60 lakhs। और सिंस आप सिर्फ 27 years ओल्ड के हैं, तो आप ऑल्सो इन्वेस्ट कर सकते हैं 58 years तक, जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज है। तो 31 years आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड रहेगी, तो आपकी कॉर्पस होगी लगभग अबाउट 5.5 crores एट कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 13%। सो ये फॉरकास्ट के लिए हमने एक कैलकुलेशन के लिए 13% ग्रोथ रेट ली है। तो उस हिसाब से रिटायरमेंट तक आपकी वैल्यू होगी 5.5 crores और 15 साल में अप्रोक्सीमेटली 60 lakhs। सो आई होप दैट इज आंसर्ड योर क्वेरी। राइट रविंद्र, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और इस लिहाज से आपको थोड़ा सा एसेट एलोकेशन में बदलाव सजेस्ट किया है। एसआईपी को जब भी बढ़ाएं तो इन्हीं फंड में बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। 6 महीने में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी ज़रूर कीजिएगा। हम झटपट एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार और भी दर्शकों के सवाल फोन लाइन पर कुछ दर्शक इंतजार भी कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे उनकी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस कड़ी में रवि यादव हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार रवि, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बढ़िया मैम। रवि, आपने मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। रवि, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास। आपके फंड्स की डिटेल्स मेरे पास है और हमारी एक्सपर्ट जो है आज नसरीन, उनके पास भी है। HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में आपको जानना है, आपके बाकी फंड्स के अलावा, और आपके फंड्स में क्या बदलाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये आपका सवाल है। मुझे बस सवाल में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। कब तक इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? 20 साल के लिए मैम, 20 years ना। बढ़ाएंगे अपनी SIP को? कोई खास लक्ष्य रखा है इस निवेश से? 2 CR है मैम, बस वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा मैम। कि वैसे तो है कि 10% या 5% हर ईयर बढ़ाऊंगा। तो 20 साल पकड़ के चल रही हूँ, 20 साल में 2 करोड़ है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। और दूसरा ये है हाँ। कि ये जो मेरे पास पोर्टफोलियो है, हाँ। इसमें कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसी पर सलाह भी देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। नसरीन बताइए। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट फंड्स है, यूटीआई निफ्टी 50, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग परिक फ्लेक्सी, HDFC बैलेंस एडवांटेज एंड HDFC टैक्स सेवर। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत सही फंड्स चुने हैं एंड मुझे कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। आपके एसेट एलोकेशन भी काफी सही है। आपने 6,000 रुपीज, अबाउट 1/3 ऑफ योर पोर्टफोलियो आपने यूटीआई निफ्टी 50 में सिलेक्ट किया है। वो इंडेक्स फंड है एंड दैट विल कॉपी द इंडेक्स एंड आल्सो बी लो कॉस्ट। बाकी के आपने मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सही तरह से आपकी एसेट एलोकेशन की है, तो उसमें मैं कोई भी बदलाव लाना नहीं चाहूंगी। आपकी क्वेश्चन है कि 20 साल के बाद हम कैलकुलेट करें एट 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, तो अबाउट 3.2 crores आपके अकाउंट में होगा 20,000 SIP के जरिए, एंड आप कंटिन्यू करें वो 28 years, दैट इज आपकी रिटायरमेंट एज तक, तो आपकी कॉर्पस होगी अबाउट 6.2 crores और 10 साल के बाद आपकी कॉर्पस होगी अबाउट 49 lakh रुपीज। तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लंबे जरिए तक SIP कंटिन्यू करें, बिकॉज इसमें कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 13% कैलकुलेट करके 28 years तक आप कंटिन्यू करें तो आपकी कॉर्पस होंगी 6.7 crores। आपकी क्वेश्चन स्पेसिफिकली HDFC चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हाँ नसरीन, आपको आवाज़ आ रही है? आप HDFC ELSS टैक्स सेवर पर बता रही थी रवि को क्या करना चाहिए। यस, सो HDFC टैक्स सेवर के लिए लार्ज कैप में अबाउट 62% है, मिड कैप में 6%, स्मॉल कैप में अबाउट 7%, लेकिन एज एन ELSS फंड HDFC की परफॉर्मेंस बंधन ELSS फंड या ICICI Pru ELSS फंड की हैसियत तक नहीं है। तो आप बदलाव लाना चाहे तो आप स्विच कर सकते हैं आपकी SIP ELSS की
इधर ICICI ELSS या बंधन ELSS फंड, दोनों की परफॉर्मेंस HDFC से काफी बेटर है। रवि, ऑल द बेस्ट। आपके पोर्टफोलियो में जो बदलाव बताए गए हैं उनको आप लागू करें। अनिल कुमार का मैं सवाल लूंगी। नसरीन, इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल भेजा है। फंड्स की लिस्ट आपके पास है और इन्होंने अगले 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है अपने बच्चों के एजुकेशन के गोल के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 2.76 लाख की है। रिटर्न भी अच्छा खासा लगभग 1.5 लाख के आसपास का ये कमा रहे हैं। पिछले 3 साल से इसमें निवेश कर रहे हैं, अगले 10 साल तक और करना है। नसरीन, श्योर। तो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, उनकी लमसम इन्वेस्टमेंट है और उसकी जो SIP इन्वेस्टमेंट 12,500 रुपीज है। क्वांट स्मॉल कैप कंटिन्यू करे, कोटक इमर्जिंग इक्विटी कंटिन्यू करे, HDFC लार्ज एंड मिड, इन्वेस्को इंडिया फोकस, टाटा इंडिया फार्मा और निपॉन इंडिया मल्टी एसेट। तो ये 12,500 रुपीज काफी अच्छी तरह से उन्होंने एसेट एलोकेशन की है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी बदलाव लाए, ये ऑल दीज फंड्स वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उनकी फ्यूचर वैल्यू 10 साल के बाद होगी अबाउट 46.6 लैक्स। हम 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट पे कैलकुलेट करें तो पूरी उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 17.76 लैक्स। SIP एंड जो लमसम उनके पास है वो आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी, मेच्योरिटी कॉर्पस होगी 10 साल के बाद अबाउट 47 लाख रुपीज। तो हम डेफिनेटली आपको इनकरेज करेंगे कि आप SIP भी टॉपअप करें। एवरी ईयर 5 to 10% SIP आप इंक्रीज करें और लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग आपकी बेनिफिट के लिए आपकी कॉर्पस भी बढ़ाएंगी। राइट। फिलहाल क्योंकि इनके पास कॉर्पस का कोई फिगर नहीं है और एजुकेशन के गोल की हम बात कर रहे हैं, समय मेरे पास लगभग 1.5 मिनट के आसपास का है। नसरीन, क्या आप इनको कुछ थंब रूल देना चाहेंगी एजुकेशन इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए? हालांकि एजुकेशन लोन एक इनके पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन जितना हो सके अगर इन्वेस्टमेंट के जरिए इकट्ठा कर लें तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होगी? एक अमाउंट इन्होंने अभी तक अपनी डिसाइड नहीं किया शायद। सो बेसिकली एजुकेशन इन्फ्लेशन नियरली 10 से 12% है। सो आप बैकवर्ड्स भी वर्क कर सकते हैं। जैसे फिलहाल आपने आपके बच्चे के लिए क्या उम्मीद रखी है, कौन से कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी आइडिया होनी चाहिए कि फीस क्या होगी। और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा तो लॉजिंग एंड बोर्डिंग की भी कॉस्ट हो सकती है। तो ये जो अभी की वैल्यू है, हमें इन्फ्लेशन के जरिए एटलीस्ट पता चलेगा कि 10 साल के बाद 10% हम इन्फ्लेशन रखें तो एजुकेशन कॉस्ट क्या हो सकती है। तो आपको शायद 46-47 लैक्स 10 इयर्स के बाद थोड़ी आपको चॉइसेस न दे आपकी चॉइस ऑफ एजुकेशन के लिए। तो पॉसिबल है कि आप SIP थोड़ा बढ़ाइए या टेन्योर आप इंक्रीज कर सके। जैसे आपने ग्रेजुएशन की गोल रखी है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं ये बच्चों को ये एजुकेशन दूंगा, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी आप फोकस कर सकते हैं जहां आपको 3 या 4 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे SIP के जरिए। तो इधर आप टेन्योर बढ़ाए या आप SIP बढ़ाए, दोनों चॉइस आपके पास है। या आप रियलिस्टिकली एक कॉस्ट चुनिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे कविता ने कहा है, लोन की ऑप्शन है आपके पास, तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो। लेकिन आप अपने खुद के फंड्स आप बेस्ट कैसे इस्तेमाल करें, दोनों आप SIP बढ़ा सकते हो या टर्म बढ़ा सकते हो, दोनों चॉइसेस आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से समय समाप्त हो गया है। नसरीन, आज इतने ही सवालों को शो में शामिल कर पाएंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, लोगों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। और शेयर बाजार सबका